सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे थे और उसमें अपना पहला लेसन स्टार्ट हो चुका था। पहले लेसन का नाम, हालांकि अब जो लेसन चल रहा था उसमें अपना केवल एकमात्र प्रश्न बचा हुआ है। ये प्रश्न कंप्लीट करते अपना ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। और लेसन का जो नाम था वो क्या था? सत्ता की साझेदारी। तो लेसन का नाम हालांकि मैंने लिखा नहीं, ऊपर एकमात्र जो क्वेश्चन बचा था ना अपना इस लेसन में वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के रूप। मतलब ये है कि भाई सत्ता की साझेदारी क्या होती है, ये अपन लास्ट क्लास में समझ चुके थे। अब आज की क्लास में अपन बात करेंगे कि किन किन तरीकों से या किन किन रूपों में सत्ता की साझेदारी हो सकती है। चाहे क्वेश्चन ये वाला बने चाहे क्वेश्चन ये वाला बने, आंसर अपना सेम ही रहेगा। अब सेकंड प्रश्न क्या है? आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? तो यहाँ तो लिखा हुआ है सत्ता की साझेदारी के रूप, मतलब कैसे कैसे सत्ता की साझेदारी हो सकती है। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सत्ता की साझेदारी के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन एक ही है, बस इसकी लैंग्वेज अलग है। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि दोनों में से कोई सा भी पर्सन आए, कैसी भी लैंग्वेज आए, आंसर आपका सेम ही रहेगा। और जो भी अपन सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप देखेंगे, हर एक रूप का अपने को एक एक उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत करना है। तो चलो आज की क्लास में अपन शुरू करते हैं इसका आंसर। देखो सत्ता की साझेदारी कैसे कैसे या किन किन तरीकों से हो सकती है, तो पहले समझने का प्रयास करना। दो बिंदु अपन समझेंगे। एक तो सत्ता की साझेदारी हो सकती है क्षैतिज रूप में। क्षैतिज सत्ता की साझेदारी किस तरीके से हो सकती है? क्षैतिज तरीके से। तो एक तो हो गया सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण। एक सत्ता की साझेदारी हो सकती है ऊर्ध्वाधर तरीके से। अब इन दोनों का मतलब समझना। इसके आंसर में अपन कुल मिला के 4 पॉइंट लिखेंगे। 4 पॉइंटों में अपना आंसर कंप्लीट होगा। पहले इन दो का मतलब समझना। क्षैतिज, अगर मैं ये रेखा खींच रहा हूं, लगभग सीधी रेखा है, इसका मतलब इस रेखा को कहेंगे अपन क्षैतिज रेखा। ये वाली रेखा में खींच रहा हूं ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे तक ये रेखा है, इस रेखा को कहेंगे अपन कैसी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब समझना, किसी भी देश की सरकार की अपन बात करें तो हर देश की सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक अंग का नाम है विधायिका, एक अंग का नाम है कार्यपालिका, एक अंग का नाम है न्यायपालिका। दिमाग में रखना, सरकार के अंग कितने होते हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये जो सरकार के 3 अंग होते हैं, इन तीनों अंगों के पास लगभग समान शक्ति होती है। विधायिका ले लो, चाहे कार्यपालिका ले लो, चाहे न्यायपालिका ले लो, सरकार के 3 अंग हो गए। तीनों के पास लगभग समान शक्ति है और तीनों एक दूसरे के कार्यों में कोई इंटरफेयर नहीं करते, कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। अब बताओ, तीनों के पास लगभग समान शक्ति है, तो सत्ता का कैसा वितरण हुआ? क्षैतिज वितरण। समझ गए? इसके अलावा अपन बात करें, सरकार के 3 स्तर होते हैं। एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और तीसरी होती है स्थानीय सरकार। अब ये जो सरकार के 3 स्तर होते हैं, ये बड़ी सरकार है केंद्र सरकार जो पूरे देश पे शासन करती है। ये राज्य सरकार जो केवल राज्य में शासन करती है। इसका मतलब इस सरकार का लेवल ज़्यादा है, इसकी तुलना में इस सरकार राज्य सरकार का लेवल कम है, उसकी तुलना में स्थानीय सरकार का लेवल कम है। तो ये जो सत्ता का वितरण है, शक्ति का वितरण है, इसके पास ज़्यादा शक्ति, इसके पास उससे कम, इसके पास सबसे कम शक्ति। तो ये हो गया सत्ता का कैसा वितरण? ऊर्ध्वाधर वितरण। समझ गए? यहाँ 3 अंग थे सरकार के, तीनों के पास बराबर शक्ति थी। तो बराबर शक्ति थी तो कैसा वितरण? क्षैतिज वितरण। यहाँ बराबर शक्ति नहीं है, इसके पास ज़्यादा, इससे कम इसके पास और सबसे कम इसके पास। इसका मतलब यहाँ सत्ता का कैसा वितरण हुआ? ऊर्ध्वाधर वितरण।
फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगे, आप थोड़ा और समझने का प्रयास करना। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, मैं कक्षा 10 के 3 विद्यार्थियों को खड़ा कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, तीनों बराबर हैं। तीनों क्या हैं? बराबर हैं। तीनों के पास बराबर पावर है। तो ये बराबर जहाँ होता है ना, वहाँ तो क्षैतिज वितरण होता है, क्योंकि क्षैतिज लाइन कैसे होगी? समान होगी। अब एक मैं 12th क्लास के बच्चे को खड़ा कर रहा हूँ, उसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर। एक 10th क्लास के बच्चे को खड़ा कर रहा हूँ, थोड़ी कम पावर। एक 8वीं क्लास के बच्चे को खड़ा कर रहा हूँ, तो 8वीं क्लास वाले बच्चे में कम पावर। इसे कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो यही तो हुआ ना, अपना प्रश्न भी तो यही था ना कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो 2 तरीके अपन ने समझने का प्रयास किया, इसको अपन पहले लिख लेते हैं। तो पहला तरीका समझने का प्रयास करना, अब अपन शुरू करते हैं इसका आंसर। पहला जो मैंने आपको बताया था वो है सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें अपन लिखेंगे सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। डैश करके कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। हालांकि अपन विधायिका को व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, भारत में इसी को संसद कहते हैं। तो यहाँ आप चाहो तो विधायिका या व्यवस्थापिका दोनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हो। सरकार के 3 अंग हो गए। आगे लिखना, ये की बजाय अपन लिखते हैं इन। तीनों अंगों के पास समान शक्ति है, समान शक्ति होती है। अब समान शक्ति तो है ही, लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। विधायिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना करेगी, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी। तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं तथा तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। ये लो, ये सत्ता का कैसा वितरण हुआ? क्षैतिज वितरण हुआ। लेकिन अब पर्सन की लैंग्वेज समझना। पर्सन अपने को ये कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है अपने को, और उदाहरण अपने लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें होगा भारत वाला। भारत का उदाहरण सुनना। उदाहरण में अपन लिखेंगे भारत की जो विधायिका होती है, भारत में विधायिका होती है जिसे अपन संसद भी कहते हैं या व्यवस्थापिका भी कहते हैं। ये तो कानून बनाएगी, ये उन कानूनों को लागू करेगी, और ये न्यायपालिका है, वो न्याय देने का कार्य करेगी। तीनों अपना अपना कार्य करती हैं, स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। बताओ बेस्ट एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ इसका? तो अब अपन इसका उदाहरण लिखेंगे। पहले ध्यान रखना पॉइंट नंबर 1 ही है, इसी का अपन उदाहरण लिखेंगे। अपन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले पॉइंट का अपन देखते हैं क्या? उदाहरण। और उदाहरण अपन अपने देश का लिखेंगे भारत। भारत में विधायिका कानून बनाती है
कार्यपालिका, देखो कानून तो बना दिया था विधायिका ने, और विधायिका ने जो कानून बना दिया, कार्यपालिका इन कानूनों को क्या करेगी, लागू करेगी। इन कानूनों को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। एक दूसरा लिखने की आवश्यकता नहीं, अपन ये लिख देंगे, ये तीनों स्वतंत्र कार्य करती हैं। ये पहले का एग्जाम्पल कंप्लीट। बराबर लेवल की थी तीनों, इसलिए अपन ने पॉइंट लिखा था सत्ता का क्षैतिज वितरण। दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा सत्ता की साझेदारी का एक रूप है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें अपन ने स्तर की बात की थी, समझना सरकार के 3 स्तर होते हैं। तीन स्तर होते हैं। केंद्र सरकार, दूसरा स्तर राज्य सरकार और तीसरा स्तर स्थानीय सरकार। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहले तो लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें मैंने बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी ये प्रश्न किया था अपन ने। तो वहाँ बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी में तीसरा पॉइंट अपन ने जो लिखा था, उसमें से एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बीच में कि बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा समझ लेना चाहिए। बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद दिमाग लगाना कि भाई बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते हैं। थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो, ये गलती मत कर देना। पहला पॉइंट अपन ने लिखा था ना सत्ता का क्षैतिज वितरण, उसमें तो लिखा था सरकार के 3 अंग होते हैं, और ऊर्ध्वाधर वितरण में अपन ने लिखा सरकार के 3 स्तर होते हैं। ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। वहां लिखा था सरकार के 3 अंग, मतलब जहां बराबर शक्ति होती है ना, उसे तो कहते हैं अपन सरकार के 3 अंग हैं। यहाँ हमेशा ये लिखना सरकार के 3 स्तर होते हैं। स्तर का मतलब होता है लेवल, एक बड़ा लेवल, दूसरा छोटा लेवल, तीसरा उससे भी छोटा लेवल। जब अपन लेवल की बात करते हैं ना, तो लेवल को ही अपन ने हिंदी में लिखा है क्या, स्तर। तो वहाँ तो लिखेंगे अपन सरकार के 3 अंग होते हैं, यहाँ लिखेंगे सरकार के 3 लेवल होते हैं, बड़ी वाली, फिर छोटी वाली, लास्ट में और छोटी वाले। अब इसमें आगे लिखना, अब यहाँ अपने को देखो, क्योंकि स्थानीय सरकार अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से कार्य करती है, इसलिए अपन यहाँ उल्लेख करेंगे केवल 2 ही सरकारों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है, क्योंकि भाई पूरे देश की होगी केंद्र सरकार। तो जैसे अपन वर्तमान का उदाहरण दें तो केंद्र में मोदी सरकार है, जो किसी राज्य विशेष की नहीं है, वो पूरे देश की सरकार है। फिर राज्य सरकार राज्य के लिए कार्य करती है। अब दूसरा पॉइंट अपना कंप्लीट, लेकिन फिर इसमें भी अपने को एक उदाहरण तो देना पड़ेगा, तो वही अपन उदाहरण लेंगे भारत का ही। अब भारत का उदाहरण समझने का प्रयास करना।
भारत में केंद्र सरकार तो पूरे देश के लिए कार्य कर रही है और प्रत्येक राज्य की सरकार, जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार है, एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यूपी में योगी सरकार है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, वो केवल अपने राज्य तक कार्य करती हैं। अब बात आती है कि भाई केंद्र सरकार तो किन मामलों में कार्य करेगी, केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्तियां होंगी, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्तियां होंगी। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दोबारा सुनना, भारतीय संविधान में, हमारे देश का जो संविधान है उसमें कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां बनी हुई हैं। उन 12 अनुसूचियों में जो 7वें नंबर की अनुसूची है, उस 7वें अनुसूची में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार तो किन किन विषयों पर कार्य करेगी और राज्य सरकार किन किन विषयों पर कार्य करेगी। तो इसका अपन उदाहरण वही लिखेंगे कि भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख कर रखा है। ले आप इसका स्क्रीनशॉट। इसका अपन देख लेते हैं अब क्या उदाहरण। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची है, ये अपन उदाहरण ले रहे हैं कौन सी अनुसूची का, 7वीं का। 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कर रखा है। अब शक्तियों का विभाजन कर रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट ही बताऊं कि भाई 100 विषय तो लिख दिए केंद्र सरकार के लिए कि भाई आप तो इन इन विषयों पर कानून बनाओगे या इन इन विषयों पर कार्य करोगे। फिर बात करें अपन राज्य सरकार की, 61 विषय वर्तमान में लिख रखे हैं राज्य सरकार के लिए कि आप इन इन विषयों पर कार्य करोगे। और ये सारे 7वीं अनुसूची की घटना बता रहा हूँ मैं। 7वीं अनुसूची में बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई है, 100 विषयों पर केंद्र सरकार कार्य करेगी और इन 61 विषयों पर राज्य सरकार कार्य करेगी। तो बताओ दोनों में शक्तियाँ बटी हैं कि नहीं बटी, कि भाई केंद्र इन पर कार्य करेगी, राज्य इन पर कार्य करेगी। फिर अपन तीसरा उदाहरण लें, सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप लें, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी। अब ये थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए तुम्हें समझने में, क्योंकि भाई भारत में इसका उदाहरण है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक विश्वास है आप लोग समझ पाओगे। पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिख देता हूँ। कुछ देशों में धर्म व भाषा के आधार पर सामाजिक समूह, धर्म व भाषा के आधार पर सामाजिक समूह बने होते हैं तथा ये समूह मिलकर कार्य करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके माध्यम से आप समझ पाओगे। अपन ने बेल्जियम का एक उदाहरण देखा था, क्योंकि बेल्जियम के बारे में अपन ने पढ़ रखा है पहले से। बेल्जियम में 2 बड़े समुदाय हैं, एक डच और दूसरा फ्रेंच।
हालांकि समुदाय तो तीसरा जर्मन समुदाय भी है, लेकिन जर्मन लोगों की जनसंख्या वहाँ मात्र 1% है। बड़े समुदायों की बात करें तो 2 बड़े समुदाय हैं। बेल्जियम की कुल जनसंख्या में 59% डच हैं, 40% फ्रेंच हैं। तो बताओ 2 समुदाय हुए कि नहीं हुए बेल्जियम में? बड़े समुदाय में एक तो डच समुदाय हो गया, एक फ्रेंच समुदाय हो गया। क्या बेल्जियम के ये दोनों समुदाय आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं या मिलजुल कर कार्य करते हैं? अपना आंसर होना चाहिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। कैसे? वहाँ की जो केंद्र सरकार है, मैंने आपको लिखवा रखा है बाकायदा कि वहाँ की केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान है और ये मिलजुल कर ही कोई निर्णय करते हैं। बताओ, अपने यहाँ लिखा है कि कुछ देशों में धर्म व भाषा के आधार पर सामाजिक समूह बने होते हैं। तो यहाँ 2 सामाजिक समूह हो गए, बड़े सामाजिक समूह। ये समूह मिलकर कार्य करते हैं, तो मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी हो गई। और इसका उदाहरण अपन लिखेंगे, भारत में अपने को कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा नहीं, तो बेस्ट रहेगा यही उदाहरण अपन लिख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है अपने को। क्वेश्चन में था ना लैंग्वेज, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे, ये वाला उदाहरण ही लिखेंगे अपन, ताकि समझने में भी ज़्यादा आसानी रहे। उदाहरण, और ये उदाहरण तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है। बेल्जियम में 59% डच हैं, 40% कौन है? फ्रेंच हैं। यहाँ की केंद्र सरकार में दोनों मंत्रियों, ये थोड़ा समझ जाना आप क्या लिखा हुआ है, दोनों मंत्रियों कौन? डच व फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान है तथा ये मिलजुल कर कोई निर्णय करते हैं। मिलजुल कर कोई निर्णय करते हैं या कार्य करते हैं? मिलजुल कर कोई निर्णय करते हैं। ये अपना तीसरा सत्ता की साझेदारी के 4 रूप पढ़ेंगे अपन, टोटल तीसरा रूप अपना कंप्लीट। तो ले आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, अब अपन बात करें चौथा, दबाव समूहों में सत्ता की साझेदारी। तो पहले तो अपन ये समझेंगे कि ये दबाव समूह क्या होता है, फिर अपने समझ में आएगा कि भाई इनमें भी सत्ता की साझेदारी होती है, सत्ता की भागीदारी होती है। पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। जब समान हित या समान व्यवसाय से जुड़े लोग सरकार पर दबाव बनाकर अपना काम करवाते हैं। तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? दबाव समूह।
तो ऐसे समूह को दबाव समूह कहते हैं। अब समझना इसका मतलब, आपका जहां भी विद्यालय होगा या आपका जहां भी घर होगा, चलो अपन स्कूल का उदाहरण लेते हैं। आप सारे के सारे कक्षा 10 के विद्यार्थी हो। कक्षा 10 के विद्यार्थी, उदाहरण बता रहा हूं मैं कि भाई कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हो आप? कक्षा 10 के विद्यार्थी हो। आप ये प्रयास कर रहे हो कि भाई आपको सबको ये लग रहा है कि नहीं यार, पास होने के लिए अपने को 33% नंबर चाहिए। 33% नंबर तो बनना मुश्किल होता है। आप ये प्रयास कर रहे हो कि भाई पास होने के लिए अपने को मात्र कितने परसेंट नंबर चाहिए? 20%। भाई सरकार ऐसा नियम बना दे कि जिसके 20% नंबर आ गए वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई 20% नंबर तो स्कूल वाले ही भेज देते हैं, और 20% नंबर सामान्यतः यही होता है कि स्कूल वाले पूरे ही नंबर दे देते हैं। तो आप ये प्रयास कर रहे हो कि भाई कैसे भी करके सरकार ये काम कर देना कि 20% नंबर जिस विद्यार्थी के आएंगे वो पास होगा, तो आपको सबको फायदा होगा उसमें, शायद ही कोई बच्चा फिर फेल हो पाएगा। तो आपने अपना एक संगठन बनाया, उस संगठन को कहेंगे अपन, कौन सा संगठन है? छात्र संगठन। कौन सा संगठन कहेंगे? उस संगठन को कहेंगे अपन छात्र संगठन। अब सुनना, जब समान हित, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी हैं, सबका एक समान हित है। समान हित या समान व्यवसाय, इसको मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। समान व्यवसाय से जुड़े लोग, ये क्या लिखा हुआ है? से जुड़े लोग। से जुड़े लोग सरकार पर दबाव बनाकर, आप सरकार पर दबाव बना रहे हो, अपना काम करवाते हैं। आप अपना काम करवाने का प्रयास कर रहे हो कि भाई पास मार्किंग कितनी होनी चाहिए? 20%। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसे समूह को, आपका जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? दबाव समूह कहलाएगा। समझ गए बात? दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। अपने आसपास कई दुकानें हैं जिन्हें अपन कह सकते हैं व्यापारी, क्योंकि वो व्यापार करते हैं, सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। अब ये व्यापारी, अपने आसपास के व्यापारी ये चाह रहे हैं कि जीएसटी, चलो जीएसटी हो सकता है आप ना समझ पाओ, ये व्यापारी ये चाहते हैं कि सामान पे हमें ज़्यादा मुनाफा हो और हर चीज़ की हमें तो सस्ते में सामान मिले और कस्टमर को, ग्राहक को हम महंगे दामों पर बेचें, तभी तो एक दुकान वाले का फायदा होगा। तो ये दुकान वाले या व्यापारी क्या चाहते हैं? सस्ते में सामान मिले और महंगे दामों पर हम उस सामान को बेचें। तो ऐसा करने के लिए ये अपना एक समूह बनाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप ऐसा काम करो जिसे हमें सस्ते में सामान मिले और कस्टमर को महंगे रेट पर दे। तो ये क्या हो गया? समान व्यवसाय से जुड़े लोग हो गए जो सरकार पर दबाव बनाकर अपना काम करवाने का प्रयास करें। तो ये समूह भी क्या कहलाएगा? दबाव समूह कहलाएगा। ध्यान रखना। अब हालांकि ज़्यादा इसमें आपको नहीं बताएंगे, इतने में आप समझ गए होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल अपने को देने, तो क्या अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं? छात्र संगठन, अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं व्यापारी संगठन। मतलब ये हमेशा दिमाग में रखना, कोई एक समूह इसका एग्जाम्पल होगा। जैसे हम शिक्षक हैं, हम भी कई बार हमारी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो हमारा जो संगठन होगा वो भी क्या कहलाएगा? दबाव समूह। तो शिक्षक संगठन भी उसका उदाहरण हो सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल होंगे। तो क्योंकि भाई उदाहरण तो अपन ने क्वेश्चन में भी लिखा था, हर एक का अपने को क्या देना है? उदाहरण देना है। तो उदाहरण में अपन लिख सकते हैं छात्र संगठन, शिक्षकों का भी कोई संगठन हो सकता है। तो एक उदाहरण अपन लिख सकते हैं, कौन सा संगठन? शिक्षक संगठन। एक उदाहरण अपन लिख सकते हैं व्यापारी संगठन।
हालांकि इसमें अगर कोई अलग से भी क्वेश्चन आया ना, ध्यान रखना आगे अपने एक लेसन आएगा जिसमें ये अलग से ही प्रश्न होगा, दबाव समूह किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए, वहाँ भी आपके परिभाषा काम में आएंगे। मजदूर लोग अपना एक संगठन बना ले तो उसे कहेंगे अपन कौन सा संगठन है, मजदूर संगठन। तो कोई भी 2-3 जो भी आपके याद रह जाए उदाहरण वो आप दिमाग में रख लेना। और पहले तो स्क्रीनशॉट ले वो इसका। इसी के साथ अपना जो पहला लेसन था वो होता है आज कंप्लीट। इसी तरीके से हर लेसन में अपन ये प्रयास करेंगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और थोड़ा सा मतलब पूरे विश्वास के साथ पढ़ना। हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि अपन ने जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना आए। तो हम हमारी तरफ से प्रयास करें, मेहनत करें, आप भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते रहो और क्लासें रेगुलर अटेंड करते रहो। और प्रयास हमारा ये भी रहेगा कि रेगुलर आपकी क्लासें ये चलती रहें। तो अगली जो क्लास होगी उसमें अपन इसी पुस्तक को, पहले इसी पुस्तक के अपन 4-5 लेसन लेते हैं, फिर दूसरी किताब स्टार्ट करेंगे। इसी किताब का दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।